यूक्रेनी जेट का रूसी बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। MiG-29 से फ्रेंच हैमर गाइडेड बम गिराया गया। हमले में रूसी बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कीव को लगातार 48 घंटे से निशाना बनाया जा रहा है। कीव में कई धमाके हुए हैं। रूस का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ कीव की तबाही नहीं बल्कि कीव पर कब्जा करना भी है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां पर हजारों सैनिक भेज रहा है और यह माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन को दूसरे मोर्चों पर कमजोर करने के लिए बेलारूस फ्रंट से बड़े हमले की तैयारी में है। एक साथ इतने ड्रोन कि कीव में तैनात एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि कीव में तय हर टारगेट नष्ट हो सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल ताकि रूस का हमला रोका ना जा सके। इमारतें धधकती रहीं, आसमान काले धुएं से भर गया। कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद हर जगह तबाही नजर आ रही है। कीव में इमारतें ढह गई हैं, कई जगहों पर घंटों आग लगी रही। सड़कों पर हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। बिल्डिंगों के कांच टूट गए, कई गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूसी एयरबेस से Tu-95 MS और Tu-160 बॉम्बर्स के टेक ऑफ की जानकारी मिली थी। तभी कीव की तरफ रूस के कई आत्मघाती ड्रोन बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वैसा ही हुआ जैसी आशंका थी। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात शुरू हो गई। रडार पर किसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइल की जानकारी भी मिली। जब तक यूक्रेन संभल पाता, कीव में जोरदार धमाका हुआ। यह रूस की किंजल मिसाइल थी। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गेरान 2 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के लिए एक एक सेकंड बेहद अहम हो चुका था। लोग किसी तरह भागते हुए आसपास के अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। रूसी मिसाइलें कीव के उन इलाकों में गिर रही थीं जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। घनी आबादी वाले इलाके में रूस ने शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
मिसाइल हमले के बाद कीव की इमारतों में आग लग गई। छत गिरने की वजह से लोग मलबों में दब गए। कीव में मिसाइल हमले के दौरान कई धमाके हुए। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। आग धमाकों का दौर थमा तो सुबह कीव में तबाही का डरावना मंजर था। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। 30 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ। लगातार हमलों से रेस्क्यू मिशन रुका रहा। आग बुझाने के दौरान भी हमले होते रहे। रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। कीव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी थी। इतने बड़े इलाके की आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी इमारतें, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। कीव में लगातार 13 घंटे तक रूस से हमले होते हैं। इस दौरान 629 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई मिसाइलें भी दागी गई। कीव में रूस के हमलों की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। रूस ने कीव को दहलाने के लिए 2 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया। कीव के हर इलाके में धमाके के लिए 598 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की 8 KN-23 मिसाइलों से हमला हुआ। 9 स्कैंडर-M मिसाइल से भी कीव पर अटैक किया गया। रूस ने फिर KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया। कीव पर 20 KH-101 मिसाइल से अटैक किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। कीव में हुए धमाके की गूंज इस बार ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंची है। यह तस्वीर कीव में मौजूद ब्रिटिश काउंसिल की है। रूस के हमले की चपेट में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत भी आई है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत को तलब किया गया है। ईयू ने भी रूसी प्रतिनिधियों से जवाब मांगा है। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत से हमले पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान ईयू का प्रतिनिधिमंडल भी कीव में मौजूद था। रूस ने उस इमारत को भी निशाना बनाया जहां प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने रूस के हमले की निंदा की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जापान और इसके बाद चीन का दौरा है, जहां पर एससीओ समिट में शामिल होंगे। और अभी ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री शिबा के साथ वैश्विक साझेदारी पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले यह बात भी बताई कि कैसे जो जापान का दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जो शानदार स्वागत हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। और खास तौर पर यह दौरा इस लिहाज से और अहम हो जाता है जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। इसके बाद से अब भारत वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है और इस लिहाज से यह दौरा और ज्यादा अहम। यह देखिए तस्वीर आपके सामने। और दूसरी तरफ एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं जिनका शानदार तरीके से टोक्यो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। और दूसरी तरफ आप देखिए यह देखिए जो प्रवासी भारतीय हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। और यह देखिए टोक्यो चाय वाली, यह देखिए प्रधानमंत्री का एक अलग ही अंदाज में यहां पर स्वागत करने के लिए ये जो तैयारी है, ये जो प्रशंसक हैं वहां पर मौजूद है और बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री के आगमन का वहां पर इंतजार हो रहा था और अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम है, लेकिन जरा यह बताइए और इस दौरे की खासियत और अहमियत बताइए, क्योंकि आज हर कोई यह देख रहा है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख भारत को लेकर है, जो टैरिफ का ऐलान किया गया,
इसके बाद भारत अपनी वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने में जोर दे रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री की जापान और चीन दोनों देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल अमेरिका के टैरिफ के संदर्भ में, बल्कि अगर आप देखें तो भारत को का जो एक मैसेज है कि एक तरफ जहां जापान जो कि अमेरिका और के साथ वो क्वाड का मेंबर है, भारत भी क्वाड का मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ जब चीन जाएंगे तो वो एससीओ का मेंबर है और दोनों ही संगठन को एक दूसरे के विरोधी संगठन के तौर पर देखा जाता है। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो क्वाड का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है और इस एससीओ का भी मेंबर है। और प्रधानमंत्री एक तरफ जहां जापान पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बाद वो चीन में रहेंगे, जहां फिर वो एससीओ सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उनकी दौरे का जो पहला पड़ाव है जापान, तो टोक्यो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद भारत और जापान के संबंधों की न केवल समीक्षा होगी, बल्कि जापान की तरफ से जो एक भारी इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है उसको लेकर बहुत से अहम समझौते होंगे। और इन सब से बढ़कर निश्चित तौर पर अमेरिका को कैसे डील करना है एक अलाई के तौर पर, क्योंकि जापान भी अमेरिका का एक मजबूत अलाई है और भारत भी अमेरिका का एक सहयोगी है। तो ऐसी स्थिति में जापान और भारत की आज की तारीख में दोनों के सामने एक जैसी चुनौती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील किया जाए। तो इस संदर्भ में निश्चित तौर पर जापान के प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी बातचीत होगी तो भारत और जापान इस लिहाज से भी एक संयुक्त रणनीति पर काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और क्योंकि जापान भारत का एक अहम साझेदार हमेशा से रहा है और ये जो दोस्ती है वो और ज्यादा गहरी होती हुई अब नजर आ रही है। और जिस तरह से जापान की तरफ से भारत में जो इन्वेस्टमेंट है इसकी बात भी कही गई, इसको लेकर भी और भी कई मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे में चर्चा हो सकती है, कई अहम समझौते हो सकते हैं, जैसा मनीष झा भी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां बेसब्री से प्रवासी जो भारतीय हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचे तो कैसे उनका शानदार स्वागत हुआ। यूक्रेन के युद्धपोत रूस का हमला, रूस ने नेवल ड्रोन से किया अटैक। क्रीमिया के सिम्फरोपोल में डूबा है यूक्रेनी जहाज। तो ये बड़ी खबर, यूक्रेन के युद्धपोत पर रूस की तरफ से अटैक किया। समंदर में जंगी ज्वाला, अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ आसमान से और जमीन के जरिए ज्यादातर जो अटैक से उनको अंजाम दिया गया, लेकिन अब समंदर में एक बार फिर से जो जंगी विध्वंस है वो देखने को मिल रहा है। तो रूस ने कीव पर जबरदस्त अटैक करके साफ कर दिया कि वो हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक स्थायी शांति संधि ना हो जाए। रूसी सेना ने कीव को जलाने का अभियान इसलिए तेज कर दिया क्योंकि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। आज 5वें दिन भी यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन से अटैक किया। अब हालात यह हैं कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के ऑपरेशन ऊर्जा को पुतिन सेना विफल क्यों नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। पहली ऑयल रिफाइनरी, दूसरी ऑयल रिफाइनरी, तीसरी ऑयल रिफाइनरी, चौथी ऑयल रिफाइनरी, पांचवी ऑयल रिफाइनरी, शहर और प्रांत अलग, लेकिन विनाश की तस्वीर कमोबेश एक सी। ये रूस के शहरों से आई तबाही की तस्वीर है। रूस में विनाश की ऐसी आग इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। यूं तो यूक्रेनी फोर्स अगस्त के पहले हफ्ते से ही रूस के एनर्जी सेक्टर को जला रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में रूस में यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
ज़ेलेंस्की सेना ने लगातार 5वें दिन रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो मॉस्को दहल उठा। रूस और यूक्रेन जिस तरह से एक दूसरे का दहन कर रहे हैं, उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेन रोस्टोव से लेकर रियाजान तक, समारा से लेकर क्रास्नोदर और कुर्स्क तक रूस की ऑयल रिफाइनरी को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। सर्दी से पहले रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है। रूस में तेल के साथ साथ गैस की किल्लत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि रूस का मजबूत सुरक्षा चक्र पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। माना जा रहा है कि यूरोप ने यूक्रेन को गुप्त रूप से ऐसी मिसाइलें और ड्रोन दे दिए हैं जो रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि रूसी सुरक्षा कवच पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेन जिस तरह से हमलों का अंजाम दे रहा है, उससे रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। अगस्त में यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेन ने रूस की 10 रिफाइनरीज को टारगेट पर लिया। हमले की वजह से कई रूसी रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप है। रिफाइनरी पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है। रूस में तेल उत्पादन की क्षमता 32% तक घट गई। हमले की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से रूस में महंगाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस के एनर्जी सेक्टर पर अगर यूक्रेन इसी तरह से हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। रूसी सेना अपने ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन सच ये है कि रूस अब तक ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा की काट ढूंढ नहीं पाया है। यूक्रेन ने रूस की समारा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से टारगेट किया। 17 ड्रोन धमाकों के बाद समारा ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई। समारा में यूक्रेन ने रूस की 2 रिफाइनरी को जलाकर भस्म कर दिया। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर में भी हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले में रियाजान और मॉस्को की गैस पाइपलाइन भी ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने 5 दिन में चौथी बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला किया। हमले की वजह से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक द्रुजबा पाइपलाइन को ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं। क्रीमिया के पास अजोव सागर में यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रहे रूस के जहाज को जला दिया। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स ने 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में एक के बाद एक कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर का ही दहन नहीं किया, बल्कि रूसी सेना को भी बड़ा जख्म दिया। बेलगोरोद में MiG-29 से मिसाइल दागकर रूस की इन्फेंट्री को खत्म कर दिया। वोरोनिश में रूस की एयरफील्ड को टारगेट किया गया। हमले में रूसी एयर डिफेंस और लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। तो कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को खंडहर में बदल दिया। यूक्रेन सिर्फ काउंटर अटैक ही नहीं कर रहा है, बल्कि हथियारों का निर्माण भी तेज कर दिया है। यूक्रेन खुद की सुरक्षा के लिए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, तो लिथुआनिया की मदद से घातक ड्रोन का निर्माण कर रहा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने जिस तरह से हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू किया है, उससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप के प्रयासों पर पानी फिरने वाला है। हाल फिलहाल युद्ध की आग शांत नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 न्यूज़।
भारतवर्ष। युद्ध विराम पर रूस का बड़ा बयान, वार्ता को तैयार लेकिन हमले नहीं रुकने वाले। युद्ध विराम पर बात बढ़नी चाहिए, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया। वार्ता के दौरान भी हमले नहीं रोके जाएंगे, यह भी क्रेमलिन ने क्लियर किया। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए डिप्लोमेटिक और कागजी कार्रवाई जारी है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मदद देने में जुटे हैं। पूर्वी यूरोप में रूस के खिलाफ डिप्लोमेटिक मिशन भी छेड़े गए। 27 अगस्त को अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने के लिए काला सागर यानी कि ब्लैक सी के ऊपर अपना जासूसी विमान उड़ाया। ईयू के नेता रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा को ईयू में जोड़ने का भरोसा दे रहे हैं। ये सारे समीकरण ऐसे हैं जिनसे जंग भड़कने की आशंकाएं तो और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि यूएस यूरोप का मिशन देखकर रूस ने भी अलास्का में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। आप देखिए क्या है वो पूरा घटनाक्रम जिसने नाटो वर्सेस रूस की जंग के आसार और ज्यादा गहरा दिए। देखिए सेवास्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। Вот это тряхануло. क्रीमिया पर बरसाए ड्रोन। अजोव सागर में टारगेट पर रूसी युद्धपोत। ये यूक्रेन के हमलों की वो सीरीज है जिसका प्रायोजक अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के महामंथनों का दौर चला चुके हैं। रूस के साथ एनर्जी डील का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन इसी के साथ अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन को चोरी छिपे युद्ध में मदद भी दे रहा है। सत्ताईस 28 को रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया, सेवास्तोपोल और अजोव सागर में यूक्रेन ने जो हमले किए वो अमेरिकी मदद से किए गए हैं। Вот это тряхануло. रूस ने 2 दिन पहले ही अजोव सागर में बर्दियांस्क और मारियोपोल के पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए खोले हैं। इसके 48 घंटे के भीतर ही यूक्रेन ने अजोव सागर और क्रीमिया पर प्रिसिशन लेजर गाइडेड ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी है। सवाल यह है कि बिना किसी बड़े रडार सिस्टम के यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद कैसे मिल रही है। इसका जवाब है अमेरिका की वायुसेना यूक्रेनी सेना को इंटेलिजेंस दे रही है। रूसी वायुसेना ने खुद इसके प्रमाण जुटाए हैं। 27 अगस्त की सुबह रूसी वायुसेना काला सागर पर गश्त लगा रही थी। उसी दौरान अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा हुआ। यह अमेरिका का टोही विमान है जो काला सागर पर गश्त लगा रहा है। इस टोही विमान के जरिए काला सागर और अजोव सागर में रूस के अहम ठिकानों का डेटा जुटाया जा रहा था। खास बात यह है कि इस विमान के नीचे लगे रडार को दुनिया ने पहली बार हवा में लटकते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का यह विमान एक स्पेशल ऑपरेशन पर था और रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा शेयर कर रहा था। अमेरिका का P-8A पोसाइडन विमान काला सागर पर गश्त लगा रहा था और इस तरह से रूस यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिकी विमान की एंट्री हो गई। खास बात यह है कि विमान पर एडवांस एयरबॉर्न सेंसर रडार लगा था जिसका नाम AESA है। रूस का दावा है कि अमेरिकी विमान इंटेलिजेंस जुटा रहा था। हालांकि यह रूसी वायु क्षेत्र से 92 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसके रडार की क्षमता ऐसी है कि यह इतनी दूरी से भी इंटेलिजेंस को जुटा सकता है। इस विमान का रूसी Su-35 से आमना सामना हुआ। रूसी पायलट ने इस विमान का वीडियो बनाया। रूसी जेट देखकर अमेरिका का टोही विमान P-8A पोलैंड की ओर लौट गया। आप देखिए
P-8 पोसाइडन विमान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो Su-35 के कॉकपिट से बनाई गई है। इस विमान ने लौट जाने से पहले रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटा लिया था। इसी के आधार पर यूक्रेनी फौज ने रूस के ठिकानों पर हमले किए हैं। काला सागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों से रूस भड़का हुआ है। इसीलिए अमेरिका के तटीय क्षेत्र में रूस ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। और 28 अगस्त की सुबह रूस के IL-20 टोही विमान अलास्का के करीब देखे गए। अमेरिका ने इस विमान को रोकने के लिए अपने 2 F-16 जेट भेजे। इन जेट से आमना सामना होने के बाद रूसी विमान लौट गया। सात दिन में 4 बार रूस के टोही विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के करीब देखे गए। नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रूसी सैन्य गतिविधि का पता लगाने के लिए E-3 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। दोनों देश एक दूसरे की तटरेखा पर अपनी सामरिक मोर्चेबंदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस के करीब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि EU के देश भी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर रहे हैं। मोल्दोवा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूरोप के नेता पहुंचे और चिसिनाउ के मन से रूस को संदेश जारी कर दिया गया। मोल्दोवा, जिसका ट्रांसनिस्ट्रिया अभी परोक्ष तौर पर रूस के नियंत्रण में है, उसके मंच से यूरोप के नेताओं ने रूस को सीधी धमकी दी है। मोल्दोवा के 34वें स्वतंत्रता दिवस पर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चिसिनाउ का दौरा किया। 28 सितंबर से मोल्दोवा के संसदीय चुनाव होने हैं। EU का आरोप है कि रूस इस चुनाव में दखल देगा, जैसे कि राष्ट्रपति माया सांदू के चुनाव में किया था। मोल्दोवन जनता को रूस के खिलाफ संदेश देने के साथ ही नेताओं ने यह भी भरोसा दिया कि भविष्य में मोल्दोवा को EU में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। मोल्दोवा को EU में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया गया है, लेकिन EU के अंदर ही रूस को लेकर दरार है। उसकी वजह है हंगरी की विक्टर ऑर्बान सरकार। हंगरी ने रूस की सीज की गई संपत्तियों पर आपत्ति जताई है। हंगरी ने कहा है कि रूस की सीज संपत्तियों से होने वाली आमदनी यूक्रेन को नहीं दी जा सकती। हंगरी ने इस मामले पर EU कोर्ट में केस भी दर्ज कर दिया है। हंगरी यह भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को EU सदस्यता मिले। इसीलिए लिथुआनिया ने कहा है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे हंगरी का वीटो बेअसर हो जाए। काला सागर के ऊपर काला सागर के हिंटरलैंड देशों में अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ सैन्य और डिप्लोमेटिक अभियान छेड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका के करीब और EU के अंदर अपनी सामरिक और डिप्लोमेटिक घेराबंदी तेज कर दी है। दोनों ओर के नेताओं का टकराव जारी है, लेकिन सेनाओं का टकराव हुआ तो महासंग्राम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर अलास्का से। यहां पर अमेरिका का F-35 क्रैश हो गया है। तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई F-35 फाइटर जेट में। क्रैश होने से पहले पायलट प्लेन से निकल गया, एग्जिट कर गया। 1 घंटे तक इंजीनियर से इसने बात की थी, लेकिन आखिरकार जब हालात सुधरे नहीं तो इसके बाद जो फाइटर पायलट है उसने एग्जिट कर लिया। और फिर ये देखिए F-35 अलास्का की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये क्रैश हो गया। क्रैश होने का वीडियो भी आपके सामने। यूरोप में हालात लगातार खराब हो रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की जो संभावना है वो करीब करीब अब खत्म ही हो गई। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने हमले और ज्यादा बढ़ा दिए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रूस ने यूक्रेन में भीषण अटैक्स को अंजाम दिया। अब नाटो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। नाटो ने साफ कहा है यूक्रेन को हर सूरत में सुरक्षा की गारंटी देनी होगी और अगर ऐसा नहीं होता
तो यूरोप में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे आगे। यानी नाटो देश एकजुट होकर रूस से टकरा सकते हैं और इन सब के बीच रूस ने भी गठबंधन बना लिया है जिससे नाटो का मुकाबला किया जा सके। देखिए आप, हर दिन रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन यूक्रेन से विध्वंस की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ना रूस हमले रोक रहा है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। अब सवाल उठ रहा है कि युद्ध विराम होगा या नहीं, सुरक्षा गारंटी मिलेगी या नहीं, युद्ध रुकेगा या नहीं। इस सवाल पर पूरे यूरोप की सुरक्षा टिकी क्योंकि यूक्रेन को अगर सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो यह पुतिन की जीत मानी जाएगी। क्योंकि यूक्रेन के खात्मे का प्लान क्रेमलिन बना चुका है। सुरक्षा गारंटी नहीं मिलने से यूक्रेन का अंत तय है। लेकिन यूरोप का खतरा इस बात का है, अगर पुतिन यूक्रेन विध्वंस के बाद नहीं रुके तो क्या होगा? अगर पुतिन ने बाल्टिक या फिर नॉर्डिक देशों पर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि बाल्टिक और नॉर्डिक देश नेटो भरोसे हैं और नेटो अमेरिका भरोसे, जबकि अब अमेरिका युद्ध विराम की कोशिशों से कुछ पीछे हट रहा है। हालांकि ट्रंप ने अभी पूरी तरह से युद्ध विराम वार्ता विफल होने का संकेत नहीं दिया है, लेकिन बात सुरक्षा की गारंटी को लेकर अटकी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा है वो बैकडोर से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, साथ ही हवाई तौर पर हमलों को इंटरसेप्ट किया जाता रहेगा। जबकि यूरोपीय देशों ने मीटिंग करके सुरक्षा गारंटी का नया फॉर्मूला बनाया है, अब इसे भी मानने से रूस ने इनकार कर दिया है। ये सीधा संकेत है कि रूस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अभी रूस के टारगेट पर तीनों बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसके अलावा नॉर्डिक देश नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमले हो सकते हैं। यानी यूरोप ऐसे संकट में घिरने जा रहा है जहां सिर्फ तबाही के अलावा कुछ और नहीं है। हालांकि इस बीच कई यूरोपीय देश अभी भी ट्रंप पर दबाव बनाकर युद्ध विराम कराने की कोशिश में हैं, जबकि रूस की तैयारी बता रही है कि वो यूरोपीय देशों से टकराने को तैयार है। फिर चाहे टकराव एटमी युद्ध में ही क्यों ना बदल जाए। अब पुतिन ने गठबंधन भी बनाना शुरू कर दिया है। रूस चीन, रूस नॉर्थ कोरिया, रूस ईरान। युद्ध के दौरान इन देशों से रूस को हथियार भी मिलते रहे हैं और ये रूस के रुख का समर्थन भी करते आए हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिलाने में कई यूरोपीय देश एकजुट हैं, तो उसका विरोध करने के लिए रूसी गठबंधन के देश आगे आएंगे। वैसे भी क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि शर्तों से कोई समझौता नहीं करेंगे।
यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिले तो रूस और उसके सहयोगी देशों को भी इसी तरह की गारंटी दी जानी चाहिए। दरअसल जेलेंस्की के एक बयान के बाद से यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी चाहिए, तभी युद्ध विराम पर तीसरी वार्ता संभव होगी। सुरक्षा गारंटी तभी मानी जाएगी जब यूरोप या नेटो के सैनिक यूक्रेन पहुंचेंगे। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई लगातार होती रहे। यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है। हालांकि अमेरिका ने इस तरह की गारंटी से इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरे नेटो देश खामोश हैं, बल्कि वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का समर्थन कर रहे हैं। अब नेटो देश मिलकर अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। जेलेंस्की ने भी अमेरिका में नया राजदूत नियुक्त किया है, जिनका नाम ओला स्टेफेनिश्चिना है। ये यूक्रेन की पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा जेलेंस्की एक उच्च अधिकारियों की टीम को अमेरिका भेज रहे हैं, जिसमें एंड्रे यर्मेक और रुस्तम उमेरोव शामिल हैं। ये ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे, जिस पर ट्रंप फाइनल मुहर लगाएंगे। जैसे हालात यूरोप में बन रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी के लिए हामी नहीं भरने वाले। यानी यूरोप में विध्वंस का नया दौर आरंभ हो सकता है, जिसमें रूस यूक्रेन में तो बारूद बरसेगा ही, साथ ही अमेरिका विहीन नेटो भी रूस से टकराएगा। अब हालात कितने खौफनाक होते हैं, ये ट्रंप के रुख पर निर्भर करेगा, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी कह चुके हैं कि हालात कभी भी तीसरे विश्व युद्ध जैसे हो सकते हैं। जर्मनी के चांसलर का बयान है, यूक्रेन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है, सुरक्षा की गारंटी मिलना उसका अधिकार है, हम बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि नेटो देश किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पहले ही सुरक्षा की गारंटी देने से इनकार कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नेटो देश लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं? अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं ईरान के एटमी मिशन के। ईरान जो कुछ कर रहा है उससे इस बात के संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर अटैक कर सकता है, और यही वजह है कि ईरान अब पलटवार की तैयारी में है। एक तरफ ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कई देशों को अपने साथ लाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने एटमी कार्यक्रम को बचाने के लिए सुरक्षा कवच को भी तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान अपने एटमी मिशन को बचा पाएगा? रिपोर्ट आप देखिए। ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण होगा। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है। खमेनी की यही एटमी जिद एक और युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने जिन एटमी ठिकानों पर हमला किया था, वहां से ईरान सबूत मिटा रहा है। IAEA का आरोप है कि ईरान अपने एटमी मिशन से जुड़ी जानकारी भी नहीं दे रहा है। यही कारण है कि इजराइल एक बार फिर से अब ईरान का पर हमला कर सकता है। इजराइल और ईरान में दूसरे युद्ध का अलार्म तब बजने लगा जब ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के इनपुट मिले कि इजराइल ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ये जानकारी मिलने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान इजराइल से एक और जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार ईरान का पलटवार और भी जबरदस्त होगा। अरागची ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि ईरान भी जानता है कि इजराइल और अमेरिका उसके एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
ईरान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। नया युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। ईरान ने सुप्रीम डिफेंस काउंसिल बना लिया है। ये काउंसिल युद्ध के समय में काम करेगी, युद्ध काल में जंग से जुड़े फैसले लेगी। काउंसिल के मुखिया खुद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी हैं। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा है तो इसकी वजह है रूस और चीन। रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया भी है। ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फिर से यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त नेतन्याहू को हमले की इजाजत दे सकते हैं। ट्रंप की अनुमति मिलने के साथ ही इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लायन पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 12 दिन तक चले युद्ध में उसे इजरायली सेना की कई कमजोरियां पता चल गई हैं, जो युद्ध में ईरान के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया में इजरायल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया। यह सीरिया में इजरायल के ऑपरेशन का दूसरा चरण कहा जा रहा है। गोलन हाइट्स से लेकर दमिश्क तक बम बरसाए गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भस्म किया गया, जबकि बफर जोन में घुसने की कोशिश कर रहे सीरियाई सैनिकों को भी पीछे खदेड़ दिया गया। देखिए, सीरिया में फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है। आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। चार कैमरों से देखिए सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले। सीरिया में आधी रात इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। सबसे पहले गोलन हाइट्स के पास सीरिया के इलाकों पर बम गिराए, फिर दमिश्क में प्रशासनिक इमारतों पर हमले किए गए। फाइटर जेट ने एक हथियार गोदाम को भी तबाह कर दिया। ये हमले आधी रात में किए गए थे। हमले के लिए जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में दावा किया गया है कि 8 सीरियाई सैनिक मार गिराए, जबकि जिस हथियार गोदाम को तबाह किया वहां 100 से ज्यादा मिसाइलें रखी थी, जो लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाई जानी थी। दरअसल इजरायल सीरिया में एक्टिव प्रॉक्सी गुटों का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हमले किए जा रहे हैं। दूसरी वजह है कि इजरायल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, इसलिए सीरियाई सैनिकों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान दमिश्क के अल किस्म इलाके में हुआ है, जहां 15 बार हमले किए गए। इन हमलों में एक एयर डिफेंस बेस भी तबाह हो गया। इजरायल जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन भी दक्षिण सीरिया में शुरू करने वाला है, जिससे गोलन हाइट्स का विस्तार किया जा सके। अभी आईडीएफ का दावा है कि उसने बफर जोन में घुस रहे सीरियाई सैनिकों को पीछे ढकेल दिया है। इसी वजह से हमले भी किए गए। जबकि हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी तक हथियारों की सप्लाई रूट को तबाह करने की प्लानिंग में इजरायल जुट गया है। आज की रात भी सीरिया पर हमले किए जा सकते हैं। इजरायल की बमबारी से ईरान भड़क उठा है। ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को इजरायल पर हमले का फरमान दिया है, जिसके बाद गोलन हाइट्स पर बड़ा हमला किया जा सकता है और इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह करने की तैयारी है। लेकिन इजरायल पूरी तरह सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।